तो आज जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइमोलॉजी का दूसरा टॉपिक। पहले में हमने क्लासिफिकेशन की थी, उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानी थी। आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने से पहले, क्योंकि हमें पता है एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे क्या है, प्रोटीन्स। लेकिन जो प्रोटीन्स है वो सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है। तो एक सेंटेंस याद रखो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं, सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। इसके अलावा इनके पास होता है, एंजाइम्स के पास, नॉन प्रोटीन पार्ट। एक तो प्रोटीन पार्ट है, इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये किसके पास होता है, एंजाइम के पास। और ये क्या होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, किसके साथ, टाइटली टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम्स के साथ, टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स। और ये जनरली क्या होते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये होते हैं मेटल कंपाउंड्स। मेटल कंपाउंड्स होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये जनरली होते हैं मेटल कंपाउंड्स। अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जो साइटोक्रोम एंजाइम है, साइटोक्रोम, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है आयरन, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है इसके साथ। आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट आयरन पोरफायरिन, जो किसके साथ होता है, साइटोक्रोम के साथ। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स की फंक्शंस के लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक आयन्स ज़रूरत लगते हैं किसके लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए। एंजाइम एक्टिविटी के लिए एक तो है नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम, दैट इज प्रोस्थेटिक, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें यूजफुल होती है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। और ये चीज़ें जो होते हैं ये उतना टाइट अटैच नहीं होते जितना प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। और इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कोफैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल एक देखेंगे यहाँ पे, जो न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स किसके होते हैं, विटामिन निकोटिनामाइड, जो न्यूक्लियोटाइड्स किसके, विटामिन निकोटिनामाइड, जिसको नैड बोलते हैं हम। और इसके अलावा जो एफएडी, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, या हम बोल सकते हैं को एंजाइम्स, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सर्टन मेटल्स, सर्टन मेटल्स जो कितने अमाउंट में होते हैं, ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट में, जैसे आयरन। आयरन ये कोफैक्टर है जो कैटलिस, जो कैटलिस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकती है। जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स है, उनका जो है, उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में एक ऐसा पार्ट भी होता है, एक ऐसा पार्ट भी होता है जिस पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, तो यहाँ पे जो ये साइट्स होती है, दी साइट्स आर कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स, दी साइट्स आर कॉल्ड एज एक्टिव, एक्टिव साइट्स। एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम मॉलिक्यूल है,
और ये जो साइट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स। इसमें एक एक्टिव साइट जो होती है ये एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक एक्टिव साइट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी होती है। ये एक्टिव साइट क्या करती है, अगर इस एक्टिव साइट की बात करें, ये एक्ट करती है एज अ लॉक, एज अ लॉक। इस एक्टिव साइट के अंदर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है या जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, वो इसके अंदर लॉक हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे दीज आर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन में या जहाँ पे उसकी एक्टिव साइट होती है वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे जो ये एक्टिव साइट्स है तो ये है दीज आर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये पर्टिकुलर अपनी एक्टिव साइट के अंदर चले जाते हैं या अपनी एक्टिव साइट के अंदर फिक्स होते हैं। तो जो एंजाइम है ये लॉक का काम करता है और जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो किसका, की का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कंपाउंड बनता है इट इज़ कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। और एंजाइम की खासियत होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट तेज़ करता है लेकिन खुद उसमें कोई चेंज नहीं होते। उसके बाद क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे एक चीज़ बनेगी, ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया जो हमें चाहिए था। और जो एंजाइम है वो एज सच इसने खाली क्या किया, इसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया और खुद इसमें कोई भी चेंज नहीं आई। तो सिंपली एंजाइम एक्ट करता है एज ए लॉग और जो इसमें सबस्ट्रेट होता है वो एक्ट करता है एज ए की। फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद एंजाइम अलग चला जाता है और प्रोडक्ट बन के तैयार रहता है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट ने लॉग का काम किया और जो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट ने एक्ट किया एज ए की। वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पे एक सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट जो है वो किसके साथ बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, एक्टिव साइट के साथ। उस जगह को बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है ये क्या काज करती है, ये लोअर करती है जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है ये इसको लोअर करती है। और उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है। पहले तो रिएक्शन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी प्रोसीड होने की, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड पे तो इसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो गई और उसके बाद जो रिएक्शन है प्रोसीड होती है। और जो जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट एक तरफ से बनता है और जो एंजाइम होता है वो रिलीज होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम फिर से रेडी रहता है, फिर से रेडी रहता है किसके लिए, टू कैटालाइज अगेन, ताकि दूसरी रिएक्शन को फिर से ये कैटालाइज करे, टू कैटालाइज अगेन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल, याद रखिएगा एक सिंगल मॉलिक्यूल किसका, जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस फास्टेस्ट एंजाइम है, फास्टेस्ट एंजाइम है। ये क्या करता है, ये हाइड्रेट करता है 36 मिलियन, 36 मिलियन किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के पर मिनट, 36 मिलियन, 36 इंटू 10⁻⁶, इतने को ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, इतना सारा काम ये पर मिनट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक
एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। तो सिंपली अगर थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, अगर ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें थोड़ा बहुत एंजाइम एक्टिविटी को, तो यहाँ से फ्री एनर्जी दिखाएंगे, फ्री एनर्जी, तो यहाँ से टाइम, क्योंकि जब एंजाइम यूज़ होता है तो एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी। एक रिएक्टेंट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक, तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी, तो इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतनी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इतनी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम नहीं होगा। लेकिन जब एंजाइम का यूज़ किया जाता है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है, ये इसको लॉवर करता है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस में, वो इतनी है। तो ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम। तो वही बात हम बोल रहे थे, ये लॉवर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, क्योंकि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से रिएक्शन क्विक होती है और एनर्जी भी कम यूज़ होती है।